अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सहाफ़ी में मतीउल्लाह जान और मेरे आज स्टूडियोज़ में मेहमान हैं एजाज़ सैयद सीनियर जर्नलिस्ट और नसरुल्लाह मलिक हमें कुछ देर में ज्वाइन करेंगे। और आज की बड़ी अहम ख़बरें हैं। एक ख़बर तो ये है कि पाकिस्तान की एक बड़ी अहम सियासी जमात तहरीक इंसाफ पाकिस्तान, उसका बल्ले का निशान अभी बरकरार है। आज इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने अपना वो महफूज फ़ैसला सुना दिया जो कि उन दरखास्तों के हवाले से था जिसमें पीटीआई के अंदर इलेक्शन न होने के हवाले से उसके इन इलेक्शन में कराने में नाकामी को चैलेंज किया गया था। और आज इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने 20 दिन की मोहलत दी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कि वो अपने पार्टी के अंदर इलेक्शन करवाएं। ये तकाजा है पॉलिटिकल पार्टीज़ एक्ट का भी, इलेक्शन के कवानीन का भी। और अगर 20 दिन के अंदर ये इलेक्शन नहीं होते तो फिर आने वाले इलेक्शंस के अंदर पीटीआई को बल्ले का निशान नहीं मिलेगा। और जब बल्ले का निशान नहीं मिलेगा तो फिर और बहुत सारी पेचीदगियाँ पैदा हो जाएंगी। इसी वाले से आज हम बात करेंगे। स्टूडियोज़ में मेरे साथ मौजूद हैं एजाज़ सैयद। हमारी कोशिश है कि तहरीक इंसाफ के जो वकील हैं गौहर अली ख़ान, बैरिस्टर गौहर अली ख़ान, उनसे भी हम रब्ता करके उनका पॉइंट ऑफ व्यू भी लेंगे। मगर एजाज़ सैयद, कितना अहम है आज का ये इलेक्शन कमीशन का फ़ैसला? क्योंकि पहले से ये बातें हो रही हैं कि शायद तहरीक इंसाफ इलेक्शन में होगी भी या नहीं। तो मैं, अगर आपकी इजाज़त हो तो बैरिस्टर गौहर से पहले मालूम कर लेते हैं। हमें अभी ज्वाइन कर लिया बैरिस्टर गौहर साहब, बहुत शुक्रिया। एक तो आपको मुबारक हो, आपको 20 दिन मज़ीद मिल गए पार्टी के अंदर इलेक्शन कराने के हवाले से। आप पाकिस्तान भर में इलेक्शन कराने के लिए तो बहुत बेताब थे, तो ये क्या हुआ, अपनी पार्टी के अंदर ही आप इलेक्शन कराना भूल गए? थैंक यू मतीउल्लाह जान साहब। नहीं, हमें टाइम मिल गया, हमने इलेक्शन करवाए थे। जून 2022 में हमने इलेक्शन करवाए थे। उससे पहले हमने अपने आईन में तरमीम करवाई थी और तरवीन ये थी कि जी सीक्रेट बैलेट ना हो, ओपन हो। और उसके रीज़न यही था कि 2002 का जो लॉ था उसके मुताबिक सीक्रेट बैलेट से पॉलिटिकल पार्टीज के लिए इलेक्शन का होना ज़रूरी था। और फिर बाद में जब कोर्ट ने ये इलेक्शन एक्ट चेंज हो गया कि ओपन होगा, तो उसके मुताबिक हमने आईन में तरमीम कर दी। इलेक्शन हमारी 8 जून को हमने कर दिया था। 9 जून को इलेक्शन हो गए थे। 10 जून को इलेक्शन कमीशन के सामने सारे डॉक्यूमेंट्स सबमिट कर दिए थे। 10 जून से लेके आखिरी दिन तक इलेक्शन कमीशन ने कभी भी नहीं कहा था कि आपके इलेक्शन सही नहीं हुए या उसमें कोई कानूनी सुकम है। लेटर इनका आया था कि फॉर्म 65 नहीं है और नोटिफिकेशन पार्टीज का है वो नहीं है। इन द मीन वाल कुछ सर्कमस्टांसेस तोड़ गए तो इलेक्शन कमीशन ने ऑर्डर कर लिया था 28 मार्च को। इलेक्शन कमीशन को जहां से गलती हुई वो क्या थी और क्यों इस मैटर को आगे ले जाया गया। 28 मार्च को इलेक्शन कमीशन ने ये गलत किया कि इलेक्शन कमीशन ने जून के बाद पीटीआई ने अमेंडमेंट की थी अपने कॉन्स्टिट्यूशन में अगस्त में। बाद में पीटीआई ने कहा था कि नहीं, ये सही में मजीद तरमीम नहीं करेंगे पार्टी के, ये बाद में हम देखेंगे। तो इलेक्शन कमीशन को ये कहा गया था कि सर वो जो आपने रिकॉर्ड पे कॉन्स्टिट्यूशन रखा है ये अगस्त 2022 का है, काइंडली ये कॉन्स्टिट्यूशन नहीं, 2019 का कॉन्स्टिट्यूशन, उसका एक क्लास जून 2022 में जो अमेंड हुआ ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है और ये तो हमने विड्रॉ किया है 20 अगस्त वाला। तो कमीशन ने अपने ऑर्डर में लिखा है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब कह रहे हैं कि मैंने इंट्रा पार्टीज इलेक्शन रिकॉल किए। ये कब किसी ने कहा था? और फिर उसके लिए 2 एफिडेविट आए। एक एफिडेविट आया था अनवन मंसूर साहब का जो उस वक्त कोर्ट में थे, और एक एफिडेविट आया था जमाल अंसारी साहब का जो कोर्ट में मौजूद थे। और ये वो है, अगर आप देखें तो मेरा नाम भी उन्होंने गलती से लिखा था क्योंकि ये 2 केसेस इकट्ठे हुआ करते थे। एक खान साहब का एक केस था और रिमूवल फ्रॉम चेयरमैनशिप, तो ये इकट्ठे केसेस रहा। तो बहरहाल गौर साहब, अभी आप इलेक्शन कमीशन के इस हुक्म को तस्लीम कर रहे हैं या इसको चैलेंज करेंगे हाई कोर्ट में? नहीं, हम हाई कोर्ट में भी चैलेंज करेंगे। उसकी रीजन यही है कि ये जो ऑर्डर है ये स्टैंड नहीं कर सकते, चैलेंज करेंगे। अच्छा, आप ये कह रहे हैं कि 20 दिन की जो मोहलत आपको दी गई है आपको कबूल नहीं है और आप इस नहीं, ऐसी बात नहीं है। देखिए, अगर ऐसी बात होती कि ये 20 दिन का है, वो 20 दिन का उन्होंने ऑप्शन दिया, ये भी हमारा राइट है। पार्टी कंसिडर करेगी, पार्टी इस पे जायजा लेगी और पार्टी कोर कमेटी हमारी, और कल हमारी मीटिंग भी होगी इस पे, वो भी हम देखेंगे, वो भी हमारा एक ऑप्शन है। तो इस वक्त जो आपके पार्टी के चेयरमैन है वो कौन है? हमारी पार्टी का चेयरमैन इमरान अहमद खान नियाजी साहब। ठीक है, वज़ीर-ए-आज़म वो आपकी पार्टी के चेयरमैन जो है इलेक्टेड हैं, लेकिन उनकी जो सज़ा हुई है तो शखाना केस में वो मुअत्तल हुई है, ख़त्म नहीं हुई। तो इसके बावजूद भी आप समझते हैं कि उनकी क़यादत में आप इलेक्शन में जा सकते हैं?
आप उनके अगर आपके सामने अयीन मौजूद है तो आप अयीन की किताब उठा लें, आर्टिकल 62 63 देख लें। अगर इलेक्शन एक्ट आपके सामने मौजूद है तो उसका सेक्शन 232 देख लें और उनको पढ़ के दें और खुद फैसला करें क्या वो क्वालिफाइड नहीं है। नहीं, आप बताएं ना, क्या वो सजा याफ्ता नहीं है? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह वो सजा याफ्ता नहीं है। देखो उसको जिस तरीके से सजा, मैं तो उसको मानता तरीके को नहीं, कानून के मुताबिक क्या उनकी सजा खत्म हो चुकी है या बरकरार है? यस 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 यस, आप खुद अपीलें भी तो कर रहे हैं उसको खत्म कराने के लिए। बतीला जान साहब, हाई कोर्ट ने सेंटेंस को सस्पेंड कर दिया। ठीक है, खत्म नहीं किया। नहीं, सस्पेंड कर दिए, खत्म। अगर सस्पेंड हो जाए तो यही होता है ना, वो नहीं रहा तब जाके तो कोर्ट को कर दी। इसका मतलब है नवाज शरीफ साहब की सजा भी जो सस्पेंड हुई है तो नवाज शरीफ साहब भी इलेक्शन लड़ सकते हैं। देख लीजिएगा मतीउल्लाह जान साहब, डिफरेंस देख लेना प्लीज। यहाँ आपको मैं एक डिफरेंस बताता हूँ। वो डिफरेंस क्या है? मियाँ साहब की सेंटेंस आज भी सस्पेंडेड नहीं है बाय द हाई कोर्ट। हाई कोर्ट का ऑर्डर निकाले, इतना बड़ा रिलीफ उसको दिया गया है कि आज भी आपके पास कोई भी ऑर्डर नहीं है जिसमें हाई कोर्ट ने लिखा हो कि यस मियाँ साहब, यू कैन लीव द हाउस, यू कैन गो, यू कैन हैव बेल, योर सेंटेंस इज सस्पेंडेड। अच्छा, अब मुझे ये बताएं कि पार्टी के अंदर अब नई क़यादत कौन संभालेगा? इमरान खान तो इलेक्शन लड़ेंगे, इमरान खान फिर उम्मीदवार होंगे पार्टी चेयरमैन के। इमरान खान साहब पाकिस्तान के अवाम के दिल में हैं, हमारे दिल में हैं। वो आज भी चेयरमैन है, कल भी चेयरमैन थे और इंशाल्लाह आइंदा भी चेयरमैन रहेंगे। तो उनके मुकाबले में अब कोई भी नहीं आएगा और ये इलेक्शन 20 दिन के अंदर दोबारा से हो जाएंगे। इमरान खान जेल से इलेक्शन लड़ेंगे पार्टी का? नहीं, वो पार्टी के इलेक्शन लड़ने का तरीक़ेकार ऑल टुगेदर डिफरेंट है। लेकिन इलेक्शन करना है या सिर्फ हाई कोर्ट जाना है, ये फैसला अभी हम करेंगे और जिस वक्त करेंगे इंशाल्लाह ताला मतीउल्लाह जान साहब, हम आपको हमेशा बताते हैं, आपको भी बताएंगे। अच्छा, और इजाज साहब को भी बताएंगे। तो टिकटों का फैसला भी जो है आपके कप्तान साहब ही करेंगे? टिकटों का फैसला भी? जी, हमारी एक सिर्फ खान साहब ही करते हैं, सारे फैसले खान साहब ही करते हैं। अच्छा, और आपके वकला को इस दफ़ा ज़्यादा क़यादत मिल रही है पार्टी के अंदर? जो इंतखाबात होंगे उसके अंदर ज़्यादातर वकला आ रहे हैं या सियासतदान भी आएंगे? नहीं, सियासतदान होंगे, वकला भी कुछ होंगे, लेकिन ये सारा डिसीजन जो है ये पार्टी करती है और पार्टी के पास अल्हम्दुलिल्लाह टीमें बनी हैं। पार्टी की कोर कमेटी है, पार्टी के जो पॉलिटिकल कमेटीज हैं, खान साहब को ब्रीफ किया जाता है। तो वेरी डेमोक्रेटिक प्रोसेस इंशाल्लाह। वैसे इस बात का फायदा उठाते हुए गौहर भाई कोई इलेक्शन लड़ने का इरादा रख रहे हैं? आप भी पार्टी के अंदर आप किस ओहदे के लिए जा रहे हैं? नहीं, मैं तो ऑलरेडी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर भी हूँ, तहरीक इंसाफ का स्पोक्स पर्सन भी हूँ, खान साहब का भी स्पोक्स पर्सन हूँ और कोर कमेटी का भी मेंबर हूँ। तो दैट्स इनफ। तो इमरान जो कह रहे हैं, तो इरादा तो अपनी जगह, भाई सारे फैसले पार्टी ने करने हैं, तो जो फैसला होगा। गौर साहब, आप जो इमरान खान साहब को बिला मुकाबला मुंतखब करवाएंगे फिर? देखो, अभी पार्टी ने 1-2 दिन में फैसला करना है कि फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन क्या अडॉप्ट करना। हमने पार्टी इलेक्शन भी करवाना है। ये भी फैसला पार्टी करेगी कि कौन उम्मीदवार होंगे और कौन नहीं? ये भी फैसला पार्टी करेगी कि पार्टी के अंदर ओहदे के लिए कौन कागज फाइल करेगा कौन नहीं? नहीं, वो तो एक अलग बात है। वो तो पार्टी में तो कानून के मुताबिक और लॉ के मुताबिक तो हर कोई नॉमिनेशन फॉर्म फाइल कर सकता है कि मुझे कर लो। चेयरमैन के ओहदे के लिए कोई भी नॉमिनेशन फॉर्म फाइल कर सकता है या नहीं, या करेगा? नहीं, ये देखो, मैं लॉ की बात आपको बता रहा हूँ कि लॉ की बात ये बता रहा हूँ। लेट्स सपोज अगर मैंने एजाज सैयद को नॉमिनेट करना है तो वो पार्टी के 2 बंदे कहेंगे कि इसको नॉमिनेट करे, तो जो बंदा ओहदे के लिए खड़ा होता है वो खुद डॉक्यूमेंट नहीं फाइल करता, कोई और उनके लिए करता। तो चेयरमैन के ओहदे के लिए आप ये कह रहे हैं कोई भी पार्टी के अंदर से उम्मीदवार आ सकता है? आप ये कह रहे हैं इजाजत है ना, कोई माने तो नहीं? मैं बिल्कुल ये नहीं कह रहा, मैं बिल्कुल ये नहीं कह रहा। और आप खान साहब को बिला मुकाबला भी मुंतखब नहीं कराने जा रहे बतौर इलेक्शन कमिश्नर? ये फैसला होगा कि इलेक्शन, तो फिर देखेंगे इंशाल्लाह मतीउल्लाह जान साहब, आपको इंशाल्लाह इन्फॉर्म करेंगे। साफ और शफाफ इंतखाबात कराएंगे ना आप, क्योंकि आपको इलेक्शन कमिश्नर पे बड़े एतराज होते हैं। तो आप खुद अब इलेक्शन कमिश्नर हैं अपनी पार्टी के इंतखाबात के लिए, तो आप कैसे साफ और शफाफ बनाएंगे और इसमें पैसे का कोई अमल दखल नहीं होगा? मतीउल्लाह साहब, आपको सब चीजों से इन्फॉर्म करेंगे इंशाल्लाह। थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया गौर साहब। से सब बड़ा मुश्किल होता है पार्टी के अंदर इलेक्शन कराना। एक दफ़ा मैंने गौर साहब से पूछा था हाई कोर्ट में, अभी तो खैर काफ़ी मोहतात हो गए थे। मैंने कहा चेयरमैन साहब के खिलाफ कोई उम्मीदवार आ सकता है? कहते नहीं, हम तो उनको बिला मुकाबला मुंतखब करवाएंगे। तो मैंने कहा आपका क्या ओहदा होगा? उसने कहा मैं इलेक्शन कमिश्नर हूँ। तो अभी गौर साहब थोड़ा मोहतात हो गए थे। आप कैसे देख रहे हैं कि ये जो इलेक्शन कमीशन ने
एक तवील अरसे के बाद एक तो ये फ़ैसला दिया है। ये बात उनकी दुरुस्त है कि बड़े पहले हो जाना चाहिए था। और फिर इसका क्या असर पड़ सकता है? क्या पार्टी के अंदर जो लोग अंडरग्राउंड चले गए हैं और जो इनके कायद हैं वो जेल में हैं, डिसक्वालीफाइड हैं, अभी तक वो सज़ा याफ्ता हैं, और बड़ी तादाद में वकलाई हैं जो बाकी बचे हैं, तो ये पार्टी के अंदर इंतखाबात इन हालात में कैसे पीटीआई के अंदर आप देख रहे हैं? मती भाई, अगर पाकिस्तान की जो हिस्ट्री का पैटर्न देखें ना, तो वो होता यही है कि जब भी किसी पार्टी का लीडर इस तरह की सूरत हाल से दो चार होता है जहाँ जहाँ पर उसे इक़्तिदार से निकल गया हो या निकाल दिया गया हो, जेल चला गया हो, तो फिर उसकी पार्टी से दारत भी ली जाती है। ये हिस्टोरिक एक पर्सपेक्टिव है। लेकिन इस पर्टिकुलर केस में मैं आपको ये बात बता दूं कि मुझे ज़ाती तौर पे एक बात का पता है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में एक मीटिंग हुई थी, तो उस मीटिंग के हवाले से मुझे पता है कि जो इलेक्शन कमीशन के अरकान हैं, पर्टिकुलरली जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, जिन पर इमरान खान साहब खुद बड़ी एतराज़ करते रहे, तो उस मीटिंग में मुझे किसी बंदे ने बताया था कि जो बंदा ये कह रहा था कि इनको पूरा लेवल प्लेइंग फील्ड दें और हम अपने ऊपर कोई बात नहीं लेंगे, वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर और उनके साथी थे। तो ये ज़ाहिर है उनको भी अपनी इमेज का पता है कि अगर वो इनको जिसे कहते हैं ना फाउल प्ले करना, या एम्पायर अगर कोई गलत इशारा कर दे, गलत आउट दे दे, तो वो भी है। तो मेरे ख्याल में चीफ इलेक्शन कमिश्नर को या इलेक्शन कमिश्नर ऑफ पाकिस्तान को अपने जो ना आइनी और कानूनी जो उनके इख्तियारात हैं और उसका पता है। मेरा नहीं ख्याल कि वो चाहेंगे कि इस तरह हो, क्योंकि ज़ाहिर है उनके ऊपर भी सवाल उठेंगे, लेकिन ये कानूनी मामला भी है एट द सेम टाइम। मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि ये फैसला बहुत पहले हो जाता तो ज़्यादा बेहतर था, ताकि एट दी बॉटलनेक इलेक्शन सर के ऊपर है, ये सारा प्रोसेस है, तो मेरे ख्याल में खैर इसके ऊपर बहुत सारी बातें भी की जा सकती। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, मगर बात सिर्फ एक जमात के इलेक्शंस की नहीं है। पाकिस्तान में आज तक सियासी जमातों के अंदर जो इंतखाबात होते रहे हैं वो भी एक बहुत बड़ा ड्रामा रहा है, एक ऐसी रस्मी कार्रवाई। कोई इसको वलीमे की तकरीब कहता था, कोई इसको एक जलसा जुलूस कहता था, मगर इन पार्टियों के अंदर होने वाले इलेक्शंस में कोई इलेक्शंस वाला माहौल नहीं होता, ताजपोशी होती है। इसके ऊपर भी बात करेंगे एक छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। हमें ज्वाइन किया है नसरुल्लाह मलिक, सीनियर जर्नलिस्ट और तज्जियाकार। नसरुल्लाह साहब, इलेक्शन कमीशन ने जो 20 दिन की मोहलत दी है तहरीक इंसाफ को नए इलेक्शन कराने की पार्टी के अंदर, आप पे इस फैसले को कैसे देख रहे हैं? देखिए, मैं समझता हूँ कि तहरीक इंसाफ के लिए मुश्किलात बढ़ जाएंगी इससे। पहली बात तो यह है कि उनकी सारी लीडरशिप जो है वो इस वक्त मुकदमात का सामना कर रही है, और दूसरा जो 20 दिन दिए गए हैं इनमें अगर इलेक्शन करवाने की कोशिश की भी जाती है तो पीटीआई धड़ों में तकसीम हो सकती है, क्योंकि जब से पीटीआई की लीडरशिप जो है वो जेल में गई है उसके बाद से जो पार्टी के अंदर बचे हुए इस वक्त रहनुमा हैं वो अपनी अपनी जो है कोशिशों में लगे हुए हैं कि किसी न किसी तरीके से वो पार्टी के अंदर अपनी पोजीशन बना लें। तो ये पार्टी में अगर इंतखाबात होते हैं और इनको करवाने पड़ते हैं तो माजी के तजर्बात के बरक्स इन्हें ज्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। आपको याद होगा जब पहले पीटीआई ने इंट्रा पार्टी इलेक्शन करवाए थे उस वक्त पार्टी के अंदर इतना फसाद जो है वो बर्पा हुआ था कि जिसके नतीजे में पार्टी में कई से लोग जो है वो पार्टी छोड़कर चले गए थे। तो इस वक्त जो पीटीआई की लीडरशिप ना होने के बाद और फिर खासतौर पर जेलों में मुकदमात का सामना करने के बाद अगर इंट्रा पार्टी इलेक्शन करवाए जाते हैं तो मैं नहीं समझता कि ये पार्टी के लिए कोई जो है वो फायदामंद होंगे, बल्कि पार्टी को मजीद नुकसान से दो चार कर देंगे। तो आप क्या कह रहे हैं मलिक साहब के इंट्रा पार्टी इलेक्शन पार्टी को कराने ही नहीं चाहिए इस खौफ से कि धड़ाबंदी का शिकार हो जाएंगे? नहीं, मैं समझता हूँ उनको इलेक्शन तो करवाने पड़ेंगे। आपको इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की एक रिक्वायरमेंट उसको पूरा करना पड़ेगा, लेकिन पीटीआई की मुश्किलात में मजीद इजाफा हो गया है। अगर ये इलेक्शन नहीं करवाती तो तब उन्हें कानूनी जो है वो मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। अगरचे पीटीआई की लीडरशिप बड़ी पुरुमीद है कि वो इसके खिलाफ फैसले के खिलाफ अपील में जाएंगे तो उन्हें रिलीफ मिल सकता है, लेकिन अगर उन्हें रिलीफ नहीं मिलता तो पार्टी के लिए सेल्फ बड़े प्रॉब्लम पैदा हो जाएंगे, क्योंकि इस वक्त पार्टी के अंदर बहुत से ऐसे धड़े मौजूद हैं जो अपने अपने तौर पर इस वक्त लीडरशिप के मुतमन्नी बने बैठे हैं, और इन हालात में अगर इंट्रा पार्टी इलेक्शन होते हैं तो वो मजीद इनकी मुश्किलात में इजाफा करेंगे। सदर जो है इस वक्त परवेज इलाही साहब वो खुद जेल के अंदर हैं, वाइस चेयरमैन जेल के अंदर हैं, चेयरमैन पार्टी की जेल के अंदर हैं।
और जो पार्टी की बाकी बची लीडरशिप है या तो वो पार्टी छोड़कर जा चुकी है या वो मुकदमात की वजह से मफरूर है, और जो बची हुई लीडरशिप है वो अब उनको कुछ समझ नहीं आ रही कि उन्हें किस तरफ जाना चाहिए। कोई कुछ धड़ों में चले गए हैं, कोई किसी और धड़े के साथ मुंसलिक होने की कोशिश कर रहे हैं। इन हालात में अगर पीटीआई को रिलीफ अदालती नहीं मिलता तो पीटीआई मजीद मुश्किलात का शिकार होती चली जाएगी। मलिक साहब, लेकिन इन हालात में जो पार्टी के ओहदे हैं तहरीक इंसाफ के, वो ज़्यादा अहम तो नहीं है, उनके ऊपर तो मेरा नहीं ख्याल कोई ज़्यादा इख्तलाफ होंगे, क्योंकि असल चीज़ तो पार्टी का टिकट है। उस टिकट के ऊपर इख्तलाफात हो सकते हैं, लेकिन पार्टी के ओहदे तो आजकल वैसे ही बड़े ख़तरनाक हैं, कोई भी नहीं लेना चाहेगा। देखिए, बुनियादी तौर पर अगर पार्टी के ओहदे भी अगर नहीं होते तो फिर टिकटों की तकसीम का मरला है। टिकटें तकसीम अगर होंगी तो वो किस तरीके से होंगी, उसमें जो अगर इंट्रा पार्टी इलेक्शन होते हैं तो नए अहदेदार जो आते हैं वो टिकटों की तकसीम में किस हद तक असरअंदाज होंगे। ये एक ऐसा अब जो है वो सिलसिला जिसका आगाज हो गया है, ये रफ्ता रफ्ता और इनके लिए परेशानियों में इजाफा कर देगा। पार्टी की टिकटों के हवाले से भी एक बड़ी धड़ेबंदी हो सकती है, क्योंकि जो पीटीआई की तरफ से कहा गया कि हम नए चेहरे लेके आ जाएंगे, हम मुकला को ले आएंगे, उसमें कोई नई जो खास तौर पे 3rd टियर की 4th टियर की जो लीडरशिप है, अब वो इस बात पे दावेदार बनी बैठी है कि पार्टी का इलेक्शन वो लड़ने जा रहे हैं। तो मेरा नहीं ख्याल उनको टिकट्स भी मिलेंगे। अगर उन्हें टिकट्स मिलते हैं तो फिर मजीद धड़ेबंदियां होंगी वहां पे, जहां ऑलरेडी पार्टी के पास जो ग्रुप्स मौजूद हैं, अगरचे जो बड़े इलेक्टेबल्स हैं वो तो टिकट लेने को तैयार नहीं होंगे, क्योंकि वो समझते हैं कि इस दबाव के माहौल में पीटीआई का टिकट लेना उनके लिए मुश्किलात में मजीद इजाफे का सबब बन सकता है। दबाव के माहौल में तो हम जैसे कोई सहाफ़ी भी जो है इस तरह की जिस सियासी जमात को सपोर्ट नहीं कर सकेगा। एजाज साहब, आप एग्री करते हैं? नसरुल्लाह मलिक साहब कह रहे हैं कि ऐसे हालात में तो कोई भी तहरीक इंसाफ का टिकट लेना पसंद नहीं करेगा। मती भाई, मेरे ख्याल में जो ट्रेडिशनल पॉलिटिशियन है वो बिल्कुल लेना टिकट पसंद नहीं करेंगे, मेरा ये ख्याल है। ये जो ट्रेडिशनल जो हर 5 साल बाद या 4 साल बाद जब भी इलेक्शन होते हैं वो इलेक्शन लड़ते हैं, पार्टियां बदलते हैं और पार्टियां भी बदलते हैं, ये उनमें तो ये ट्रेडिशनल पॉलिटिशियंस हैं। अच्छा। लेकिन एट द सेम टाइम मेरे ख्याल में पीटीआई का इस तरह के लोग तो सारे छोड़ नहीं चुके पीटीआई को, अब और कितने वो। मेरा ये ख्याल है कि कुछ ऐसे लोग हैं जिनको ये लालच है कि कहीं शायद कोई मौका मिल जाए कि पीटीआई का जो वोट है वो शायद कोई किसी और सूरत में वो इंडिपेंडेंट की सूरत में आ जाएं या किसी और पार्टी में अगली पार्टी की तरफ चले जाएं। ये भी तो होगा ना कि ऐसे लोग ट्रेडिशनल हैं ना। दूसरी बात यह है कि मती भाई, मेरा ये ख्याल है कि पीटीआई के टिकट की जो मांग है वो बरकरार रहेगी, लेकिन ये अलग बात है कि ये मांग जो ट्रेडिशनल पॉलिटिशियंस की तरफ से नहीं होगी या पीटीआई के जो अपने हार्डकोर लोग थे वो शायद नहीं होंगे। लेकिन मलिक साहब जो बात कर रहे हैं कि ये जो पार्टी के अंदर इंतखाबात हैं, इससे भी पार्टी के लिए मुश्किलात पैदा होगी, कोई धड़ाबंदी इन ओहदों के पीछे भी हो सकती है। देखिए मती भाई, बात यह है कि पाकिस्तान का एक ख़ास माहौल है। आपको पता है पाकिस्तान में जमहूरियत तो इतनी मजबूत नहीं है, गैर जमहूरी कुव्वतें बड़ी उनका बड़ा इन्फ्लुएंस रहता है। अगर पार्टी के अंदर इलेक्शन होते हैं और पार्टी के अंदर वही वाली सूरत हाल हो जाती है कि जिसमें किसी किस्म की कोई गैर जमहूरी मुदाखलत होती है या एक ऐसा ग्रुप पार्टी के अंदर खड़ा हो जाता है जो कि खान साहब को, आपके ख्याल में अभी है मुदाखलत या नहीं गैर जमहूरी कुव्वतों? मेरे ख्याल में तो मुदाखलत है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। ये तो गैर जमहूरी कुव्वतों का भी कोई रोल होता है ऐसी पार्टियों के इंतखाबात के अंदर? जी मलिक साहब से हमारा राब्ता नहीं हो रहा तो जी मलिक साहब, कुछ गैर जमहूरी कुव्वतों का भी किरदार होता है पार्टियों के अंदर, जो इंतखाबात के अंदर उनकी दिलचस्पी होती है, जैसा कि एजाज सैयद साहब कह रहे हैं? देखिए, अगर हम ये कहें कि पाकिस्तान की सियासत में मुदाखलत नहीं है तो ये बड़ी गलत बयानी होगी। पाकिस्तान की सियासत में मुदाखलत होती रही है और सियासी जमातें खुद इसकी जिम्मेदार रही हैं। हर सियासी जमात ये समझती रही है। अगर आप 70 से आगे के जो है इंतखाबात को देखें तो वो कहीं ना कहीं एस्टेब्लिशमेंट की आशीर्वाद हासिल करने की कोशिश करती रही है। किसी ने ये कोशिश की कि वो किसी न किसी छतरी को इस्तेमाल करके वो इक़्तिदार में आ जाएं। और अगर रिसेंटली अगर आप पिछले 3-4 इंतखाबात को सामने रखें तो आपको बड़ा ये वाज़ेह फ़र्क नजर आता है। 2018 के इलेक्शन में यही रोना जो आज PMLN रो रही है, PTI रो रही है, यही PMLN का रोना था कि हमारे उम्मीदवारों से टिकट वापस करवाए जा रहे हैं, हमारे लोग बिठाए जा रहे हैं। और PTI उससे मुस्तफीद हो रही थी। PTI मुकम्मल तौर पर यह चाहती थी कि PMLN को किसी न किसी तरीके से इलेक्शन से बाहर निकाला जाए और वो इलेक्शन जीतने में कामयाब हो जाए। और इसका अमली मुजाहरा भी हुआ। उससे पहले जिस सफर का आगाज हुआ था
कि दो पार्टियों को डिस्क्रेडिट करके पार्टी इस मुल्क की सियासत से निकाला जाए, उसके बरह रास्त इमरान खान साहब जो है वो उससे मुस्तफीद हुए। लेकिन उसके बाद आज पीटीआई जिसका गिला शिकवा करती नजर आती है, यही पीटीआई दूसरों के साथ कर चुकी है। तो मैं समझता हूँ मुल्क की सियासी जमातों ने जब तक ये सिलसिला तर्क न किया कि वो किसी न किसी छतरी की जरूरत हर वक्त महसूस करते रहते हैं, उस वक्त तक ये मुदाखलत तो खत्म होती नजर नहीं आती, खत्म होती नजर नहीं आती। मलिक साहब, मैं एजाज से सब मैं आपकी राय लेना चाहूँगा। सियासी जमातों के ऊपर तो हम जितना भी जिम्मेदारी डाल लें बड़ी आसानी से हम डाल लेते हैं, और मलिक साहब भी कह रहे हैं और बजा तौर पर, मगर क्या जो मुदाखलत करने वाली इस्टेब्लिशमेंट है, क्या उसकी कोई आइनी, सियासी, अखलाकी जिम्मेदारी नहीं है कि वो अपने हल्फ के मुताबिक अपनी हदूद के अंदर रहे? मती भाई, मेरे ख्याल में एक घर के अंदर रहने वाले जो लोग हैं उनको सिक्योरिटी इंतजामात तो करने चाहिए, लेकिन घर के अंदर अगर डाका पड़ जाता है तो इसका ज़िम्मेदार घर वाले ज़्यादातर नहीं होते। मेरे ख्याल में डाका डालना तो किसी भी सूरत में ठीक नहीं है, और जो घर के अंदर है उनको भी अपने मामला ठीक करने चाहिए, इसमें नहीं। लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि जो मुदाखलत कर रहे हैं उनकी बड़ी जिम्मेदारी नहीं। एक आइन लिखा हुआ है, आल्दो कि उस पर अमल दरामद नहीं किया जा रहा, कानून मौजूद है। असल बात तो यह है कि तमाम एक रियासत में रहने वाले जो तमाम फ्रीक है वो आइन और कानून पर अमल दरामद करें। मगर मलिक साहब तो कह रहे हैं बेसिकली सारी सियासी जमातें हैं ही ऐसी, तो मलिक साहब फिर हम जैसे लोग जो हैं, अगर ये सियासी जमातें हैं ही ऐसी सारी, तो फिर हम जैसे लोगों को क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए? तजिया क्या करना चाहिए? अवाम को क्या बताना चाहिए? देखिए, आइन और जमहूरियत की बात हमें जरूर करनी चाहिए, लेकिन मैं तो जहाँ गिला हम एस्टेब्लिशमेंट से करते हैं वहाँ हमें गिला शिकवा अपने इन सियासतदानों से होना चाहिए, उन्हीं से ही कर सकते हैं, और तो हमारा बस नहीं चलता मलिक साहब। मसला ये है कि देखें, ये सियासी जमातें अगर आज तय कर लें कि ये एक दूसरे को गिराने के लिए, ये एक दूसरे को पीछे करने के लिए किसी ऐसी मुहिम जोई का हिस्सा नहीं बनेगी, तो मेरे ख्याल में काफी हद तक ये मुदाखलत कम हो सकती है। लेकिन बदकिस्मती से अगर एस्टेब्लिशमेंट दो कदम पीछे भी जाना चाहे तो उसके बावजूद ये पीछे पीछे भाग रहे होते हैं कि हमें किसी न किसी तरीके से हमें सपोर्ट मिल जाए। वैसे आपके ख्याल में एस्टेब्लिशमेंट जो है वो दो कदम पीछे जाना चाह रही है? मेरे ख्याल में एस्टेब्लिशमेंट ने कई बार ये सोचा, आपको याद होगा जब मियां नवाज शरीफ इक़्तिदार में आए थे तब भी बहुत सारी चीजों से एस्टेब्लिशमेंट ने पीछे जाने का सोचा, लेकिन उस वक्त भी कई ऐसे सियासतदान थे जो ये चाहते थे कि मियां साहब की हुकूमत को रुखसत किया जाए, और वो सारी मुहिम जोई का हिस्सा बनने को तैयार हो गए थे। अब भी अगर एस्टेब्लिशमेंट ने, अगर ये 9 मई का वाकया ना होता तो उससे पहले बहुत से हालात ऐसे थे जो पीटीआई के लिए खासे साजगार भी थे, लेकिन पीटीआई ने उसके बावजूद एक ऐसी चढ़ाई का सिलसिला शुरू किया कि जो रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। फिर उसका नतीजा ये निकला कि एस्टेब्लिशमेंट और अफवाज के सामने आके जब मुल्क की सियासी जमात खड़ी हो गई तो उसके नतीजे में एक ऐसा हादसा जन्म लिया जो पीटीआई के लिए मुश्किलात का सबब बनता चला गया। अब मसला ये है कि अगर हम सियासी हुकूमतें अगर ये तय कर लेती हैं कि वो अपनी परफॉर्मेंस को बेहतर करेंगी, वो डिलीवर करेंगे, वो अपने अपने जो उनकी जिम्मेदारियां हो सकती है उसको पूरा करने की कोशिश करती, तो शायद एस्टेब्लिशमेंट चंद कदम पीछे जा चुकी होती। लेकिन आपने देखा कि सियासी जमातों को अपनी कारकर्दगी दिखानी होगी एस्टेब्लिशमेंट के सामने, तब एस्टेब्लिशमेंट पीछे जा सकती है। एक छोटी सी ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद एक सवाल बड़ा आम है जो वक्फे के बाद एजाज सईद साहब मैं आपसे और मलिक साहब आपसे भी जानना चाहूँगा कि बात तो शुरू हुई तहरीक इंसाफ के पार्टी के इंतखाबात की, पार्टी के अंदर होने वाले इलेक्शंस की, मगर क्या जो बाकी जमातें हैं उनके अंदर जो इंतखाबात हैं वो भी कानून के मुताबिक होते हैं और एक जमहूरी अमल का तसलसल होते हैं? एक छोटी सी ब्रेक के बाद बात करेंगे। वेलकम बैक। साफ़ी प्रोग्राम में बात करें तहरीक इंसाफ के अंदर 20 दिन के अंदर इलेक्शन कराने की जो मोहलत इलेक्शन कमीशन ने दी है, इसकी क्या सियासी और कानूनी अहमियत है। मगर इसके साथ आज का एक बड़ा फैसला जो सुप्रीम कोर्ट ने भी दिया है वो है पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी हाउसिंग स्कीम बैरिया टाउन के हवाले से, जिसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ने ये करार दिया है कि जो बरतानिया से आई 190 मिलियन पाउंड की रकम थी जो कि 35 अरब पाकिस्तानी रुपए बनते हैं, वो रकम जो है वफाकी हुकूमत को दी जाएगी। उसके अलावा जो पहले से बैरिया टाउन ने तकरीबन 26 अरब रुपए एक साथ की सूरत में सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के मुताबिक जमा करा रखे थे, वो रकम सिंध हुकूमत को मुंतकिल करने के अहकाम जारी कर दिए गए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी करार दिया है कि जो बैरिया टाउन ने रकम की अदायगी रोक दी थी वो सुप्रीम कोर्ट के उस हुक्म की खिलाफ वर्जी थी जो आज से तकरीबन 5 साल पहले
ये तय किया गया था कि 460 अरब रुपया बहरिया टाउन ने देना है 7 साल के अरसे में बराबर की एक साथ में। और अब उस फैसले में जो लिखा गया था कि अगर बहरिया टाउन ऐसा नहीं करता या एक साथ की अदायगी रोक देता है तो फिर नैब के रेफरेंसेस जो हैं वो बहाल हो जाएंगे और नैब अपने अख्तियारात इस्तेमाल करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम इस हवाले से कुछ नहीं कहेंगे, सिर्फ ये कि अगर बहरिया टाउन ने रकम की अदायगी रोक दी है तो फिर जो 5 साल पुराना फ़ैसला है उसके मुताबिक नैब जो है उसको पढ़ ले और फिर कार्रवाई करे। इसी हवाले से भी बात करेंगे, मगर मुख्तसरन एजाज साहब, जो पार्टी के इंतखाबात की बात हो रही थी, एक सवाल एक बड़ा अहम रह गया था। ये जो सियासी जमातों के अंदर इंतखाबात होते हैं ये तो एक किस्म का मजाक बन गया है। लगता है कोई शादी है, वलीमा है और कोई जश्न है और ताजपोशी की रकम है, देगें बनाई जाती हैं, कुछ कारकुन इकट्ठे होकर लुड़ियाँ डालते हैं, ढोल बजाते हैं, चाहे वो नून लीग है चाहे पीपल्स पार्टी है, और वो एक ख़ास लोग होते हैं उन्हें स्टेज पर बिठा दिया जाता है और वो चेयरमैन सदर बन जाते हैं, उनके मुकाबले में कोई खड़ा नहीं होता। तो क्या सियासी जमातों के अंदर जो इलेक्शन का जो असल कॉन्सेप्ट है, जो सोच है और नज़रिया है, क्या उसके मुताबिक ये इलेक्शंस होते हैं? हम सिर्फ पीटीआई की तो बात कर रहे हैं, मगर बाकी सियासी जमातों में क्या होता है? पाकिस्तान में ये वो मामलात हैं जिनसे इस्टेब्लिशमेंट ने बड़ा फ़ायदा उठाया है। ये जो मामलात हैं कि पाकिस्तान में सियासी जमातें वो फल फूल नहीं सकी, इसमें सियासतदानों की ज़िम्मेदारी भी है, लेकिन एट द सेम टाइम इन इश्यूज़ को इस्टेब्लिशमेंट यूज़ करती है पॉलिटिशियंस को गंदा करने के लिए। अब मामला एक और भी है, मामला सिर्फ सियासी जमातों के इलेक्शन का ही नहीं है। अगर आप सियासी जमातों के इलेक्शन भी ठीक करना चाहते हैं तो आपको लोकल गवर्नमेंट सिस्टम इंट्रोड्यूस करवाना होगा, वो आइनी एक रिक्वायरमेंट है। और अगर आप लोकल गवर्नमेंट सिस्टम इंट्रोड्यूस करवाएंगे, जब भी जमहूरी हुकूमतें आती हैं वो नहीं करवाती, तो यूनियन काउंसिल की सतह पर आपकी पार्टियां ऑटोमेटिकली वो ऑर्गेनाइज हो जाएंगी, और अगर वो यूनियन काउंसिल की लेवल पे ऑर्गेनाइज हो जाएंगी तो इसका असर जब पार्टी के अंदर इलेक्शन आते हैं उसके ऊपर भी पड़ेगा। तो ये बड़ी एक अनफॉर्चुनेट हकीकत है, बड़ी बिटर रियलिटी है कि हमारी जो सियासी जमातें हैं उन्होंने एक तो लोकल गवर्नमेंट सिस्टम को इंट्रोड्यूस नहीं करवाया, उनके जहन में बैक ऑफ माइंड में ये थिंकिंग रही है कि जो मिलिट्री डिक्टेटर्स हैं वो उसको यूज़ कर लेते हैं या इस्टेब्लिशमेंट यूज़ कर लेती है। हालांकि मेरा ये ख्याल है कि ये ग्राउंड जो है ये सियासतदानों और सियासी जमातों की है। ये सियासी जमातें शायद जो उनकी सियासी जो क़यादत है उसकी ख्वाहिश होती है कि उनकी फैमिली आगे आए या उनकी फैमिली का मामला चलता रहे, तो उसकी वजह से नहीं करते। जी नुसरत मलिक साहब, आप कैसे देखते हैं तहरीक इंसाफ के इलेक्शंस पे? तो हमने बात कर ली, ये नून लीग और पीपल्स पार्टी के जो पार्टी के अंदर इलेक्शंस होते हैं, ये इनके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, ये कोई इलेक्शन नहीं होते, ये एक सिलेक्शन होती है जो हमेशा से होती आई है। सिर्फ पीटीआई भी इसमें शामिल नहीं है, बल्कि बाकी सारी सियासी जमातें, मसलून है, पीपल्स पार्टी है, ये सब ये चाहते हैं कि सियासी जमात उनके घर से बाहर ना निकले। ये सिर्फ महज जो है वो खानापुरी के इलेक्शन होते हैं, जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की रिक्वायरमेंट है उसको पूरा करवाने के लिए ये करवाए जाते हैं। अलबत्ता हर शख्स को पता होता है कि इस वक्त पार्टी जो है उसका सदर कौन होगा, जनरल सेक्रेटरी कौन होगा, और ये सारे ओहदे पहले से तय करके बाकायदा एक जो है वो इजलास बुला के मजलिस आमला का, उसमें ये ऐलान कर दिया जाता है कि ये फलां बंदा मुंतखब हो गया है। मैं समझता हूँ यही वो मसला है। सियासी जमातें नहीं चाहती कि जमहूरी कल्चर उनके अपने अंदर हो, और ये जिस बल्दियाती एजाज साहब जिस बल्दियाती निज़ाम की बात कर रहे थे, आपको याद होगा कि किसी भी सियासी जमात ने खुश दिली से बल्दियाती इंतखाबात नहीं करवाए, या उन्होंने अदालतों के हुक्म के बाद ये करवाए हैं, या उन्हें अमर मजबूरी कोई जरूरत पड़ गई कि आने वाले इंतखाबात से पहले वो बल्दियाती सेटअप के जो वसाइल हैं वो भी इस्तेमाल करना चाहेंगे, इससे ये इंतखाबात करवाए जाते रहे हैं। वरना पंजाब के अंदर पीपल्स पार्टी का सबसे बड़ा नारा था कि वो बल्दियाती निज़ाम को मजबूत करना चाहते हैं और फंड्स जो हैं वो बल्दियाती इदारों के हवाले करना चाहते हैं। लेकिन पंजाब के अंदर जो एक मुंतखब जो थी बल्दियाती इदारे, उनको एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के जरिए उनको ख़त्म कर दिया गया। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के अहकामात के बावजूद, हाई कोर्ट के अहकामात के बावजूद ना उनको बहाल किया गया, ना उनको वर्किंग करने दी। यकीन मलिक साहब, ये बड़े ही गैर जमहूरी रवैये रहे हैं हमारी सियासी जमातों के, मगर जो सबसे ताकतवर, सबसे बड़ी हमारे मुल्क में सियासी जमात है वो तो लोग कहते हैं इस्टेब्लिशमेंट है। उनको ना तो झंडे की ज़रूरत है और ना ही उनको अपने अंदर इलेक्शन कराने की ज़रूरत है। तो हम किसको ब्लेम करेंगे? पार्टीज़ के अंदर इख्तलाफात तो होते हैं, तो आप नहीं समझते कि इन तमाम कमज़ोरियों के बावजूद सियासी जमातों को मौका ज़रूर मिलना चाहिए अपनी इन गलतियों से सीखने का?
देखिए मैं समझता हूँ अगर इस्टेब्लिशमेंट की मदद से भी आए हैं, वो किसी क्या खूबसूरत बात कही थी कि किसी का सिफारिश पे भर्ती हो जाना जुर्म नहीं है, जितना बड़ा जुर्म भर्ती होके ना सीखना है। अगर फर्ज करें एक लम्हे के लिए सोच लिया जाए कि आमरीत के अदवार के अंदर ये सियासी जमातें पली बड़ी या इन्होंने ताकत पकड़ी या ये अवाम के पास गई और इन्होंने अवामी नुमाइंदगी का हक हासिल किया, उसके बाद तो जिम्मेदारी फिर भी इनके ऊपर आयद होती है। ये ऐसी स्पेस बिल्कुल ना दें। अब देखें जिस तरीके से मुल्क के अंदर करप्शन है, जितने सिविल आपके इदारे या जितने इदारे हैं निचली सतह पे जो डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स हैं, और ओपनली उसको अब तस्लीम कर लिया गया है कि ये करप्शन होने देगी। और फिर जो आम आदमी के मसाइल जहाँ हल हो सकते थे, मतलब प्लाटों पे कब्जे हैं, मगर इसी करप्शन को मलिक साहब, इसी करप्शन को सियासी इंजीनियरिंग के लिए भी तो इस्तेमाल किया गया ना फिर इसके, इस बयानिए को, इस नारे को। और सबसे अहम मिसाल तो आपके सामने अभी हाल ही में। मैं वही अर्ज कर रहा था आपसे कि अगर ये सियासी जमातें इस मेच्योरिटी का सबूत देती कि आप देखें ना, आप इस सियासत के अंदर सियासी जमातों ने जो है वो इलेक्टेबल्स को, फिर पैसे वाले आदमी को ओहदे देना, उनको टिकट्स देना, उनको सेनेट में लेके जाना, इसका ऐसा आगाज किया कि यही लोग फिर सियासी जमातों के साथ खड़े नहीं होते, ये एस्टैब्लिशमेंट के साथ जाके खड़े होते हैं। ठीक है मलिक साहब, सरमायादार जो होता है। मलिक साहब, मैं एक क्विकली एक अहम खबर जिसका हमने जिक्र किया बैरियर टाउन के हवाले से, एजाज सईद साहब, 190 मिलियन पाउंड की रकम जो बरतानिया से पाकिस्तान में आई थी और नैब उसकी तफ्तीश भी कर रहे हैं। अलकादर ट्रस्ट का केस भी है और इमरान खान साहब भी इसमें गिरफ्तार भी हुए। तो अब ये रकम, इसका मसला तो बज़ाहिर हल हो गया। वो सुप्रीम कोर्ट ने वो तमाम पैसे जो 35 अरब रुपए बनते हैं अब रियासत पाकिस्तान के मुंतकिल करने के आज ही हुक्म जारी कर दिए हैं। तो आप समझते हैं कि अलकादर ट्रस्ट वाला केस जो है, इसका मसला हल हो गया। वो पैसा जो है वो मलिक रियाज साहब का नहीं था, और वो जो सुप्रीम कोर्ट को भेजे गए थे, और जिन्होंने पैसे भेजे थे मुबशरा रियाज हैं, उनके अकाउंट से जो आए थे, तो उन्होंने भी उस पैसे पे दोबारा क्लेम नहीं किया, ना ही वो पैसे वापस उस बैंक में जा सकते थे। तो सुप्रीम कोर्ट ने रियासत पाकिस्तान को दे दिए। तो इसका क्या असर पड़ेगा अब उस अलकादर ट्रस्ट के केस पे? मदी भाई, मामला ये है कि जो नैब का केस क्या है, नैब का तो केस ये है कि अलकादर ट्रस्ट की जो ज़मीन थी वो सहाबा के करीब वो ली गई और उसके बदले में एक फेवर दी गई 190 मिलियन पाउंड स्टर्लिंग की, जो 35 अरब रुपया है, वो पाकिस्तान में सुप्रीम कोर्ट के उस अकाउंट में आ गई, जो कि सुप्रीम कोर्ट ने फ़ाइन किया हुआ था बैरियर टाउन के मलिक रियाज हुसैन के ऊपर कराची के केस में, जो कराची में बैरियर टाउन की ज़मीन है उसके केस में। तो जो जुर्म है, अगर वो जुर्म है, मैं तो नहीं कहता कि जुर्म है, अभी तो साबित होना है ज़ाहिर है अदालत में, जो इल्ज़ाम है वो तो ये है। अब ये आगे जाके पता लगेगा कि नैब ये प्रूव कर सकती है या नहीं। लेकिन अगर आप वैसे चीज़ें देखें तो अगर ये जुर्म है, फ़र्ज़ करें अगर ये जुर्म है, मान लिया कि ये इल्ज़ाम है, लेकिन फ़र्ज़ कर लेंगे अगर ये जुर्म है, तो जुर्म तो हुआ है ना। तो ये तो अब अदालत बताएगी कि ये जुर्म है या नहीं है, क्योंकि नैब ने भी अल्टीमेटली होपफुली इसी हफ्ते में नैब अपना जो केस है वो एहतसाब अदालत में रेफरेंस जमा। तो आप ये कह रहे हैं ये एक किस्म का माल मुकदमा तो है, लेकिन मुकदमा ख़त्म नहीं हुआ। मुकदमा ख़त्म नहीं हुआ, माल मुकदमा जो है जी वो देखिए ना, देखिए वो तो एक एविडेंस है ना। वो जो बैंक ट्रांजैक्शन है बरतानिया से, एनसीए से आके लैंड किया है यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अकाउंट में, तो वो सेटलमेंट क्या है, वो तो हुकूमत पाकिस्तान के अकाउंट में आनी चाहिए थी ना। बिल्कुल, ये बात तो सही है। मेरे ख्याल में इससे मामला और भी क्लियर हो गया है। सुप्रीम कोर्ट ने बहरहाल इसके ऊपर कोई राय नहीं दी कि ये रकम किसकी थी, किसके पास होनी चाहिए थी। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि जिसकी भी थी, सुप्रीम कोर्ट आइन और कानून के मुताबिक किसी किस्म की रकम अपने सुप्रीम कोर्ट के नाम के जो अकाउंट्स हैं उनमें नहीं रख सकती। तो अगर वो नहीं रख सकती तो ये रकूम जो हैं वफाकी हुकूमत को और सिंध हुकूमत को दे दी गई हैं। अब देखना ये है कि आज के इस फैसले के बाद क्या नैब जो है 5 साल पुराने उस फैसले को स्टडी करेगा, और उस फैसले में जो लिखा है कि अगर बैरियर टाउन डिफ़ॉल्ट करता है तो उसके खिलाफ नैब के रेफरेंस बहाल हो जाएंगे। तो क्या अब नैब की कार्रवाई शुरू होगी बैरियर टाउन के, और अगर ऐसा होता है तो उसके क्या असरात मुरतब होंगे। और ये फैसला पूरे पाकिस्तान के प्रोजेक्ट्स के लिए नहीं, सिर्फ बैरियर टाउन कराची के हद तक है। सहाफ़ी प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।